आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2022 राजस्थान बोर्ड के द्वारा 2022 में क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें जो आपका प्रश्न पत्र आया था उस क्वेश्चन पेपर को प्रश्न पत्रों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके जो पार्ट 1 आता है या सेक्शन ए जो आता है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपका है वो कौन सा है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द जनरल थ्योरी पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? किन्स के द्वारा, J.M. किन्स, जॉन मेनॉर्ड किन्स। ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 1936 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। और इस बुक का जो प्रकाशन हुआ था उसके साथ ही जो समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स से उसका जन्म माना जाता है। और जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र के पितामह या समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक है वो भी किसको कहा जाता है? J.M. किन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानवीय श्रम का पारिश्रमिक है। ठीक है, लेबर अगर क्या करता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन की प्रक्रिया में अगर योगदान देता है तो उसको उसकी योगदान के बदले में क्या दिया जाएगा? तो लेबर को दिया जाएगा वेजेस। ठीक है, या जिसको हम कहेंगे मजदूरी। अगर भूमि है उसका जो योगदान होता है उसको बदले में क्या मिलेगा? रेंट, लगान मिलेगा। कैपिटल, पूंजी के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है। अगला है एक समयावधि में मापी जाने वाली मात्रा है। ठीक है, जिस मात्रा को हम क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, समयावधि में मापते हैं। समयावधि का मतलब एक महीना हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक वर्ष हो सकता है। तो जिसको भी हम पीरियड ऑफ टाइम में समयावधि में मापेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे। ठीक है, प्रवाह कहेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और अगर ऐसा पूछा जाए कि समय के एक निश्चित बिंदु पर जो मात्रा मापी जाती है, ठीक है, जिस क्वांटिटी को पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। ठीक है, समय के निश्चित बिंदु पर जो मापी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। यहां पे आपको पूछा हुआ है समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम, का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लो, प्रवाह। अगला देखिए, भारत में करेंसी निर्गमित करने वाली संस्था है। ठीक है, किसी भी देश में जो करेंसी है वो किसके द्वारा निर्गमित की जाती है, किसके द्वारा इश्यू की जाती है? उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा। और भारत में जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसका क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। अगला है सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है। ठीक है, मुद्रा पूर्ति का जो सबसे तरल मापे लिक्विड जो मेजर है वो कौन सा आपका? M1 है। ठीक है, और M1 में हम क्या करते हैं? C+D, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाओं को हम सम्मिलित करते हैं। अगला है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है आपका वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। और समाप्त कब होगा आपका? 31 मार्च को, 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड उसको कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, भारत के संदर्भ में। अगला है सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाने वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो भी निर्णय अगर सरकार के द्वारा लिया जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सारे निर्णय अगर स्वतंत्र छोड़ दिए जाए, बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के ऊपर अगर निर्भर करेंगे तो आपकी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अगला है सीमांत उपयोगिता की गणना का सूत्र।
मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी वस्तु की इकाई का जो प्रयोग किया जा रहा है वहां पे कुल उपयोगिता कितनी है उसको हम क्या लिखते हैं TUN, और उस इकाई से पहले वाली जो इकाई है उस पर कुल उपयोगिता कितनी, जिसको आप क्या लिखोगे TUN-1। ठीक है, जैसे अगर आपको पांचवी इकाई पे सीमांत उपयोगिता निकालनी है फिफ्थ यूनिट पे, तो आप क्या देखोगे कि जो फिफ्थ यूनिट है उस पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, और फिफ्थ से एक पहले मतलब 5-1 फोर्थ यूनिट आपकी है, चौथी इकाई का जो प्रयोग किया जा रहा है उस पर कुल उपयोगिता कितनी है। इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन, TUN-1। अगला है डिमांड फंक्शन, मांग फलन है। ठीक है, डिमांड जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करती है, प्राइस के ऊपर, इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, D = फंक्शन ऑफ P मतलब प्राइस, D का मतलब क्या है, डिमांड, और डिमांड की जगह हम चाहे तो X भी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे X क्या है, कोई एक वस्तु है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, X = फंक्शन ऑफ P। X का मतलब वस्तु की मांग है, डिमांड फॉर कमोडिटी, और P का मतलब क्या है, प्राइस है, कीमत है। अगला है पैमाने के प्रतिफल का संबंध, रिटर्न्स टू स्केल जो होते हैं उसका संबंध किससे होता है, लॉन्ग रन से होता है, दीर्घ काल से होता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, कोई भी उत्पादन का साधन फिक्स्ड स्थिर नहीं होता है। अगर एक साधन स्थिर है, कम से कम एटलीस्ट वन फैक्टर अगर आपका फिक्स्ड है, इसका मतलब वो क्या है, शॉर्ट रन है, अल्पकाल है। और अल्पकाल की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की जाती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा। और दीर्घकाल लॉन्ग पीरियड जो आपका होता है उसकी एनालिसिस किसके द्वारा की जाती है, पैमाने के प्रतिफल के द्वारा, रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है औसत उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है। ठीक है, शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व आपका क्या होता है, देखो जो औसत उत्पादन होता है प्रारंभ में तो क्या होता है, साधन की इकाइयां बढ़ने के साथ में बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता जाता है। तो आपका जो एवरेज प्रोडक्शन कर्व है और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है वो कैसे होते हैं, उल्टे यू आकार के होते हैं, इनवर्स्ड यू शेप के होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है। जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो कब होगी, जब उत्पादन क्या होगा आपका, जीरो। जब उत्पादन की मात्रा जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए हमारा जो कर्व है TVC वो कहां से प्रारंभ होगा, जीरो से प्रारंभ होगा, पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ वापस तेजी से बढ़ता हुआ। तो इस शेप का होता है। तो यहाँ पे देखिए जब उत्पादन की मात्रा जीरो है तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो ये जो लागत है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, जब निर्गत क्या होता है, शून्य, आउटपुट कितना है, जीरो। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रिक्त स्थानों की आपको इसमें पूर्ति करनी होती है। रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी, उसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तु खरीदता है, ठीक है, दूसरे देशों से अगर हम क्या करते हैं, वस्तुएं मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे, आयात कहेंगे। और बाहर अगर भेजेंगे, हम बेचेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, निर्यात कहेंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान है। यहाँ पे विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। ठीक है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको कहा जाता है, मुद्रा को कहा जाता है, मनी को कहा जाता है। अगला है गैर योजनागत व्यय का प्रमुख मद कौन सी है। ठीक है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आपका मेन कौन सा आ जाएगा, इंटरेस्ट, ब्याज भुगतान जो है वो आ जाएगा। अगला है संसाधनों की जो कमी होती है, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है, उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। संसाधनों की कमी से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगला है सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़, जैसे कि एक उपभोक्ता की जो मांग है प्लस दूसरे उपभोक्ता की मांग है, इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाजार मांग आ जाएगी। ठीक है,
तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मार्केट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका मार्केट डिमांड, बाजार मांग। और इसमें आपका अंतिम है फलन आगतों एवं निर्गतों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, इसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए साधन की कितनी इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 10 से 20 शब्दों में देना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई एक विशेषता आपको लिखनी है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अगला है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है, जो एक देश के द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है, खर्च जितनी मतलब एक राष्ट्र के द्वारा आय खर्च की जा सकती है उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, एक आपकी होती है नेशनल इनकम होती है। ठीक है, अब इसमें से जो हम होते हैं टैक्स, इसमें हम सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन टैक्स को भी अगर आप जोड़ दोगे क्योंकि उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए वो आपकी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय प्रयोज्य आ जाएगी, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, इन सभी को लेके। अगला है, एक फर्म एक वर्ष में 100 रुपए मूल्य की वस्तु का उत्पादन करती है और उस वर्ष में 40 रुपए की मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो फर्म का सकल मूल्य परिकलित करना है। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड जो आपका है वो कितना है, ग्रोस वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपकी उत्पादन का मूल्य 100 रुपए है, उसमें से इंटरमीडिएट जो कंजप्शन आपका है वो कितना है, मध्यवर्ती व्यय 40 रुपए है, तो कितना बचेगा 60 रुपए जो आपका है वो क्या है, सकल मूल्य संवर्धन है, ग्रोस वैल्यू एडिशन है। अगला है, यदि आपका व्यावसायिक बैंक में बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है कॉमर्शियल बैंक में, तो उस खाते में जो जमा राशि वो आपकी कौन सी होगी, मांग जमा कहलाती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट उसको हम कहते हैं। अगला, बैंक दर क्या होती है, तो जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है दीर्घकालीन समय के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बैंक दर। और अल्पकालीन समय से जिस रेट से उधार देगा उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहते हैं। अगला है, संतुलित बजट को परिभाषित कीजिए। बैलेंस बजट में क्या होगा, सरकार का जितना खर्चा है उतनी ही क्या होती है, उसकी आय होती है। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या होते हैं, जिस बजट में इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहते हैं। अगला है, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। ठीक है, सरकार जब बजट बनाती है उसमें वो क्या करती हैं, एक तो असमानता में कमी करने का प्रयास करती हैं, रोजगार को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास करती है, बहुत सारे उसके उद्देश्य होते हैं, आपको कोई भी एक उद्देश्य वहां पे बताना है। अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना सेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिसे अर्थव्यवस्था में जो संसाधन उपलब्ध है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के पास में, उसका यूज करके उत्पादन कर सकते हैं, आउटपुट प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, दो वस्तुओं की वह मात्रा जिसका अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना सेट। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी के पास में जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है उसको बताता है। अगला है, यदि केलों की कीमतें जो है प्राइस है वो कितनी बढ़ती है, 40%, और मांग जो है वो क्या होती है, 20% घट जाती है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड, मांग में कितना परिवर्तन हुआ यहाँ पे, 20%, और कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 40। ठीक है, 20/40 करोगे आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मतलब 1 से कम आया है, तो इलास्टिसिटी आपकी क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 को हम क्या कहते हैं, कम लोचदार कहते हैं, लेस इलास्टिक, या अत्यधिक बेलोचदार कह सकते हैं, मोर इन इलास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, मोर इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, कम लोचदार या अत्यधिक बेलोचदार, दोनों एक ही बात होती है। 1 से कम आंसर आ जाएगा लोच आपका, इसका मतलब लोच कैसी है, लेस देन 1। 1 से ज्यादा आ जाता, जैसे यहाँ पे अगर 1.5 आ जाता,
अगर ये 40/20 होता आपका 2 आता, 2 मतलब एक से ज्यादा आ गया है और एक से ज्यादा आ जाएगा, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपकी क्या है, लेस देन 1। नेक्स्ट है अल्पकाल क्या है, शॉर्ट पीरियड। मैंने आपको ऊपर बता दिया था शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया, जब उत्पादन का कम से कम एक साधन क्या है, स्थिर है, फिक्स्ड है, और दूसरा साधन क्या है, परिवर्तनशील। मतलब कम से कम एक साधन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 फैक्टर आपका अगर स्थिर है, बाकी के साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे अल्पकाल। फिर आपका है सीमांत उत्पाद की गणना का सूत्र। तो जो हमने सीमांत उपयोगिता वाला पढ़ा था, सेम उसके जैसे ही है। सीमांत उपयोगिता में आपने क्या पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता बराबर होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। तो सीमांत उत्पादन अगर आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन, तो ये आपका टोटल प्रोडक्शन N माइनस टोटल प्रोडक्शन N माइनस 1, ये आपका क्या जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाएगा, सीमांत उत्पादन आ जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला आपका और हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। दोनों फॉर्मूला आपके क्या है, सही है। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का कोई एक लक्षण। ठीक है, जो आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें जो विशेषता होती है आपको एक लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखते हैं इसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। दूसरा इसमें समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कोई भी केवल एक विशेषता लिखनी है। खंड ब जो आपका है, इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। इसमें आपका देखो, उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्येक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, जो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए दूध, लिख दीजिए कोई भी खाद्य पदार्थ, टीवी लिख दिया जैसे हमने। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि मशीनें हो गई हैं, मशीनें लिख दिया आपने, ट्रैक्टर लिख दिया। ठीक है, ये आपकी क्या है, पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। तो सकल राष्ट्रीय आ गया GNP, तो एक देश के द्वारा, ठीक है, एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा 1 वर्ष की अवधि में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य आपका क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ठीक है, GNP में हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने 1 ईयर में कितना आउटपुट दिया है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो भी आउटपुट हुआ है वो आपका क्या है, GNP है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हमारे देश की घरेलू सीमा में जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू को आप क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, GDP। तो GDP आपका क्या है, देश की घरेलू सीमा में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसका मूल्य है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू। और GNP का मतलब हमारे देश के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है, चाहे वो हमारे कंट्री में किया गया है हमारे देश में, चाहे वो विदेशों में किया गया है, दोनों को सम्मिलित किया जाता है किसमें, GNP में। अगला है व्यावसायिक बैंकों के किन्हीं 2 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट। दूसरा वो क्या करते हैं, एडवांसिंग लोन। ठीक है, लोगों को वो ऋण देने का कार्य करते हैं। तो इन 2 कार्यों को आपको यहाँ पे समझाना है। अगला है पूंजीगत प्राप्तियों की किन्हीं 2 मदों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की परिसंपत्तियां क्या हो जाए, कम, जो एसेट्स है वो कम हो जाए, या जिनसे क्या होता है, लायबिलिटी, देनदारियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। जैसे अगर ऋण लिया गया है, लोन, तो क्या होगा, वापस देना पड़ेगा, देनदारी उत्पन्न हो रही है, तो लोन आपका क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। सरकार ने क्या कर दिया, अपना कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है उसको बेच दिया, जैसे हिंदुस्तान जिंक को बेच दिया, इससे क्या हुआ, सरकार की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो क्या हो गई, कम हो गई थी। इससे पैसा जो मिलेगा वो आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट जो आपका होता है, विनिवेश, ये किसका उदाहरण है, पूंजीगत प्राप्ति का। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
ठीक है, जो पब्लिक गुड्स होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग से किसी लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति कीमत चुकाए या नहीं चुकाए, सभी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो पब्लिक गुड्स होती हैं। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों के दो दो उदाहरण लिखना आपको डायरेक्ट टैक्स में, आपको जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, ये आपके क्या है, डायरेक्ट टैक्स हैं। अप्रत्यक्ष करों में जैसे आपने लिख दिया सेल टैक्स, बिक्री कर, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला है राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाएगा, जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं, उसमें से राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, उत्पादन क्या किया जाए, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। एक और है आपकी तीसरी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो बस इसमें से आपको केवल दो लिखनी है। अगला है पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं को उदाहरण की सहायता से समझाइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं किया जाता, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है, जैसे चाय और चीनी, ठीक है, चाय के साथ में हम शुगर का भी यूज करते हैं, टी एंड शुगर आपका क्या हो गया, पूरक वस्तु हो गया। स्थानापन्न क्या होती है, सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाय और कॉफी, चाय की जगह हमने कॉफी का प्रयोग कर लिया, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। सॉरी, स्थानापन्न वस्तु, एक की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन सी होती हैं, स्थानापन्न वस्तु, चाय की जगह कॉफी, रसगुल्ले की जगह गुलाब जामुन, ठीक है, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, स्थानापन्न वस्तुओं का। अगला है अनधिमान वक्र का एक रेखा चित्र बनाइए, इनडिफरेंस कर आपको बनाना है, तो ये आपका हो गया इनडिफरेंस कर। इधर आप ले लोगे कोई एक वस्तु, इधर ले लीजिए एक्स वस्तु, दूसरी वस्तु ने आपने इधर लिख दी वाई वस्तु, ठीक है, ये आपका इनडिफरेंस कर हो गया। तो यहाँ पे आपको केवल डायग्राम ही बनाना है। अगला है कुल स्थिर लागत वक्र किस आकार का होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो आपका होता है वो किस आकार का होता है, ऐसा, ये आपका है TFC, ठीक है, ये ऐसा होता है क्योंकि ये क्या होती है, उत्पादन की ऐसी लागतें हैं जो उत्पादन के बढ़ने पर, घटने पर या उत्पादन के शून्य होने पर समान क्या रहती हैं, सदैव समान रहती हैं, स्थिर रहती हैं, ठीक है। उत्पादन की मात्रा अगर चाहे इतनी हो, बढ़ के जैसे इतनी कर दी जाए Q1 या घटा के अगर Q2 कर दी जाए, तो भी सभी स्तरों पर ये लागत क्या होती है, समान होती हैं, स्थिर होती हैं। अगला है औसत संप्राप्ति की अवधारणा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू में हम उत्पादन की इकाइयों का जो बिक्री की गई उसका हम भाग दे देंगे। तो ये एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो एक तरह से क्या होती है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाती है, पर यूनिट प्राइस के इक्वल होती हैं। बाजार पूर्ति का आशय, मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी विक्रेता हैं बाजार में, उन सभी के द्वारा जो पूर्ति की जा रही वस्तु की उसके योग को आप क्या कहोगे, मार्केट सप्लाई। बाजार में माना कि 3 उत्पादक हैं, ठीक है, सप्लाई ए के द्वारा की गई है, प्लस सप्लाई बी के द्वारा कितनी की गई है, प्लस सप्लाई सी के द्वारा कितनी की गई है, इन तीनों को अगर आप जोड़ लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई आ जाएगी, बाजार पूर्ति आ जाएगी। उसके बाद में आपका आता है सेक्शन सी, आता है खंड स, जिसमें आपको 60 से 80 शब्दों में आंसर देने हैं, मतलब लगभग 6 से 8 लाइनें, 10 लाइनों के आसपास आपको आंसर देना होता है, ठीक है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, मतलब 17वां प्रश्न आपका है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के साथ कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, इस कथन के संदर्भ में किन्हीं 2 कारणों की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें क्या माना जाता है, देखो कि जब देश का GDP अगर बढ़ता है
तो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ में वेलफेयर जो कल्याण है वो क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होना हमेशा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से हमको ये पता नहीं चल रहा है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद का वितरण किस प्रकार का है, सकल घरेलू उत्पाद के संगठक कौन कौन से हैं, ये इससे पता नहीं चलता है। बाजार में बहुत सारा जो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, गैर मौद्रिक लेन देन होता है, और एक एक्सटर्नलिटीज होती हैं, बाह्यताएं होती है। ठीक है, इनमें से आपको कोई से भी दो कारण आपको यहाँ पे समझाने हैं जो बताते हैं कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ में जरूरी है कि वेलफेयर कल्याण जो है वो बढ़ता है। अगला है, देखिए अथवा में दे रखा आपको, निम्न समंकों की सहायता से राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालनी है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस आपको दे रखा है, जीएनपी मार्केट प्राइस। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, मूल्यह्रास को। जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। फिर हमारे पास में तो है क्या है, ये मार्केट प्राइस, हमको किस पे चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी अनुदान को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 1000 में से माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन कितना है, मूल्यह्रास 200, इसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना है 150, और प्लस कर देंगे अनुदान। ठीक है, सब्सिडी आपका कितना है 250। तो ये आपका कितना आ जाएगा 900। ठीक है, 900 आपका क्या हो जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीएनपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, और सब्सिडी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो होता है उसके कोई भी आपको यहाँ पे 3 फंक्शन, 3 कारण बताने हैं, 3 कार्य बताने हैं। तो पहला क्या हो गया, नोट निर्गमन करना। ठीक है, इशू ऑफ करेंसी हम कह सकते हैं, करेंसी का निर्गमन करना। फिर बैंकों का बैंक होता है ये बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट का बैंकर होता है। ठीक है, सरकार का बैंकर होता है। विदेशी विनिमय कोषों का ये संरक्षक होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसकी कस्टडी इनके पास में होती है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण करता है, और अंतिम ऋणदाता होता है। ये बहुत सारे कार्य, इनमें से आपको केवल 3 कार्य जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अगला है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के किन्हीं 3 उपकरणों को आपको यहाँ पे समझाना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, बैंक रेट आ जाएगा, बैंक दर। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, CRR एंड SLR। इन तीनों पॉइंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में समझाइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और प्राइस थ्योरी जो कीमत सिद्धांत है वो माइक्रो के साथ में संबंधित है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो है इसको कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो में हम क्या करते हैं, समष्टि इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्थिति, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। ये सारा आपके किस में आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। ठीक है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, प्राइस थ्योरी जो हम बात करते हैं। एक फर्म, एक उद्योग के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, एक फर्म हो गया आपका, एक इंडस्ट्री हो गई है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो में, व्यष्टि में। अगला है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है
उसमें सप्लाई कितनी है आपकी 100 इकाइयां। कीमत बढ़ के अगर 12 रुपए हो जाती हैं तो जो सप्लाई है वो कितनी हो जाती है 120। ठीक है, प्राइस जब 10 रुपए है उसमें सप्लाई पूर्ति कितनी है 100। प्राइस बढ़कर 12 हो जाती है तो सप्लाई कितनी हो जाती है 120। तो यहाँ पे हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, कीमत की पूर्ति लोच निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब देखिए डेल्टा क्यू मतलब यहाँ पे पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ 100 से 120, तो 20 का परिवर्तन हुआ है, अपॉन डेल्टा पी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 10 से 12, 2 का परिवर्तन हुआ है, इंटू पी मतलब पहले वाली कीमत कितनी है 10 और पहले वाली पूर्ति मात्रा कितनी है 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका यहाँ पे इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है आपकी पूर्ति की जो लोच है वो कितनी है इक्वल टू 1 है। इकाई लोचदार इसको हम कहेंगे। अगला है, यदि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपए प्रति इकाई है तो दी गई सारणी में कुल संप्राप्ति, ठीक है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखिए प्राइस कितनी है, प्राइस के लिए आप चाहे तो अलग कॉलम बना दीजिए 10, ये प्राइस का हमने कॉलम बना दिया 10। अब टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे टी आर, ठीक है, टी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 10 आ जाएगा, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई है। सीमांत आपको निकालनी है, तो सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, टोटल में कितना चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 10 है, 10 का 10 आ गया, फिर 10 से 20 परिवर्तन की कितना हुआ, तो 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। फिर 20 से 30 हो गई है, ठीक है, 20 से 30, तो परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पे, 30 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब जब देखिए कीमत आपकी बराबर होती, सब जगह समान होती है, तो उसमें मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी कितनी होगी, कीमत के बराबर होगी। प्राइस अगर स्थिर है, कीमत स्थिर है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एम आर जो है किसके इक्वल होगी, प्राइस। प्राइस को हम क्या कहते हैं, ए आर। जैसा कि आपका परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। फिर आपका सेक्शन डी जो है उसमें आपके बड़े क्वेश्चन से है, ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन है जो आपको 10 से 15 लाइनों के बीच में लिखने होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला है कि साख सृजन की दो सीमाएं आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है, साख का निर्माण करते हैं। और साख निर्माण करने में क्या होता है कभी कभी कि कुछ उसमें इश्यू आ जाते हैं, मतलब जिनकी वजह से क्या होता है, साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साख सीमाएं, मतलब साख का सृजन कम होता है। जैसे कौन कौन से कारक है प्रभावित करेंगे कि देश में बैंकिंग विकास का स्तर कितना है, आर्थिक विकास का स्तर कितना है, लोगों की बैंकिंग आदतें कितनी हैं, ठीक है, बैंकिंग हैबिट क्या है लोगों की। ये दो सीमाओं को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। मुद्रा पूर्ति के 4 प्रमुख माप कौन कौन से हैं, M1, M2, M3 और M4। इन चारों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला है, मांग वक्र की दिशा में गति को रेखा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मांग वक्र की दिशा मतलब कि एक ही मांग वक्र पे अगर परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, जिसमें 2 स्थितियां होती है आपकी। एक तो होता है मांग में विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा आपका होता है मांग में संकुचन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये दोनों स्थितियां आपको यहाँ पे समझानी है और इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम आपका ये बन जाएगा, ठीक है, जिसमें वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेके पी है, मांग कितनी है, ओ से लेके क्यू, इस ए पॉइंट पे है पहले, फिर कीमत घट गई, माना कि P1 हो गई है,
तो कीमत घटने से मांग बढ़ के कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। अब कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे। तो ये Q से Q1 तक मांग बढ़ी, इसको हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपांशन ऑफ डिमांड हम कह सकते हैं। पहली स्थिति आपकी हो जाएगी और दूसरी स्थिति जो है इसकी जस्ट अपोजिट बनेगी। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। ये वस्तु की कीमत है, ये इतनी मांग है। कीमत अगर P से बढ़ के P1 हो जाए तो कीमत बढ़ने से क्या होगा, मांग घटेगी। ठीक है, मांग घट के कितनी हो गई है, Q से Q1। तो ये जो मांग घटी है, पहले हम यहाँ पे थे A पॉइंट पे, अब कहाँ पे आ गए हैं, इस B पॉइंट पे। तो इस A से B की तरफ जाना, ये आपका क्या है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड है, मांग में संकुचन है। और इधर A से B की तरफ आना, ये किसको बता रहा है, मांग में विस्तार को, एक्सपांशन को। फिर अगला है, मांग की लोच मापने की आपको ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिक मेथड जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, मांग वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर अगर लोच ज्ञात करनी, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं, ज्यामिति विधि का। इसमें आप 5 बिंदु ले लेना, A, B, C, D और E। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग वक्र का निम्न भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इलास्टिसिटी लोच निकालोगे। सी बिंदु पे आपकी कितनी आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। बी बिंदु पे कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ए पे कितनी आएगी, ए पे आपकी आएगी अनंत। ठीक है, ई बिंदु पे कितनी आएगी, ई बिंदु पे आपकी आएगी 0 और डी बिंदु पे क्या आएगी, लेस देन 1। अगला है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आता रहता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपको क्या बताता है, एक तरह से कि अल्पकाल में स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने से एक समय के बाद में उत्पादन क्या होगा, घटेगा। और उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है इसी के सामने, और ये आपका है एवरेज प्रोडक्शन। इसमें 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकंड आपकी कौन सी होती है, घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और तीसरी आपकी होती है ऋणात्मक प्रतिफल, नेगेटिव रिटर्न्स। इन तीनों अवस्थाओं को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अगला है, औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तित लागत की रेखा चित्रों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो औसत स्थिर लागत वक्र आपका बनता है इस तरीके से, और इसको हम कैसे निकालते हैं, AFC बराबर क्या होता है आपका, TFC अपॉन Q करके निकालते हैं। इसी तरीके से जो औसत परिवर्तनशील लागत है, तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र आपका कैसा होता है, U शेप का होता है। और इसको आप कैसे निकालोगे, TVC अपॉन Q करके। कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की इकाइयों का हम भाग दे देंगे। तो ये आपका 2022 का जो बोर्ड का पेपर था उसको हमने देखा है। 2023 ठीक है, उसका भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप क्लास 12 का जो है उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं।